हाँ तो कहाँ थे कि भाई 100 ग्राम है और आधा करना है, भाई 50 ग्राम करना है तो कितने मिनट लगेंगे, 50 मिनट हमको लगेंगे। तो इस तरह से ये अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई अभिकर्मक की मात्रा में होने वाली कमी, अथवा हम लोग ले सकते हैं उत्पाद की मात्रा में होने वाली वृद्धि। मैंने बोला अथवा, ठीक है ना, दोनों नहीं लेना है, कोई भी एक ही लेना है, ठीक है। अब हम लोग उसको समझाने के लिए जो है वो गाणितिक स्वरूप का जो है हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो गाणितिक स्वरूप में हम लोग ऐसा बोलेंगे कि भाई कोई भी होता है ना प्रक्रिया, रासायनिक प्रक्रिया होती है, उसमें अभिकर्मक प्रक्रिया करके उत्पाद देते हैं। अभिकर्मक को इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं और उत्पाद को इंग्लिश में प्रोडक्ट कहते हैं। रिएक्टेंट को हम लोग स्मॉल आर से बताएंगे और प्रोडक्ट को हम लोग मतलब कि स्मॉल आर मतलब कि अभिकर्मक को हम लोग कैपिटल आर और इस तरह से पी से, ओनली आर ओनली पी से बताएंगे, ठीक है ना। हमको समझ जाना है कि ये अभिकर्मक है और ये उत्पाद है। मानो कि रासायनिक प्रक्रिया चली, अभिकर्मक से उत्पाद हम लोगों को मिला। अब इस रासायनिक प्रक्रिया में हम लोग क्या करना चाहते हैं, उनकी मात्रा में होने वाली कमी और इसकी मात्रा में होने वाली वृद्धि देखना चाहते हैं। मात्रा में कमी या वृद्धि को हम लोग रसायन विज्ञान की भाषा में सांद्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? सांद्रता। सांद्रता अधिक मतलब मात्रा अधिक, सांद्रता कम मतलब मात्रा कम होती है, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, रासायनिक प्रक्रिया को दो परिस्थितियों में समझना पड़ता है, एक प्रारंभिक अवस्था और एक अंतिम अवस्था। मानो कि अगर हम लोग प्रारंभिक अवस्था लें तो प्रारंभिक समय पर अगर हम लोग समय t1 लें तो अभिकर्मक की सांद्रता, ठीक है ना, R1 होगी। सांद्रता को हम लोग बॉक्स से बताते हैं, कोष्ठक से बताते हैं। तो उत्पाद की सांद्रता क्या होगी? 1। मानो कि अब हम लोग अंतिम समय देखना चाहते हैं, अंतिम अवस्था में समय t2, तो अभिकर्मक की सांद्रता क्या होगी और उत्पाद की सांद्रता ये होगी। बोलो समझ में आया? अब जब समय में परिवर्तन देखना चाहते हैं हम लोग, उनके बीच में रहा हुआ अंतर चेक करना चाहते हैं, ये तो पता लगाना पड़ेगा ना कि कितने अभिकर्मक में कितनी कमी आई, ये भी पता लगाना पड़ेगा ना कितने उत्पाद में कितनी वृद्धि हुई, ठीक है ना। तो वो अंतर कैसे बताएंगे? तो उस अंतर को दर्शाने के लिए हम लोग ऐसा करते हैं कि डेल्टा टी T2 माइनस T1, हमेशा जो अंतर होता है ना वो अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है। और अभिकर्मकों की सांद्रता के लिए होने वाला परिवर्तन को डेल्टा से बताते हैं। तो अभिकर्मक की अंतिम सांद्रता माइनस अभिकर्मक की प्रारंभिक सांद्रता, तो अंतिम माइनस प्रारंभिक हो गया। अब उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन, इसको पूरा क्या बोलेंगे? उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन। तो इसके लिए क्या होगा? उत्पाद की अंतिम सांद्रता, उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता। बोलो समझ में आया? ठीक है। अब अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग किस पर निर्भर करता है? तो अभिक्रिया वेग जो है वो अभिकर्मकों की सांद्रता में होने वाली कमी या तो उत्पाद की सांद्रता में होने वाली वृद्धि से रिलेटेड है। लेकिन उस वेग को हम लोग क्या बोलते हैं? तो अगर पर्टिकुलर अभिकर्मक लेंगे या पर्टिकुलर प्रोडक्ट लेंगे तो सूत्र क्या होगा? तो पर्टिकुलर सूत्र ये होगा कि मानो कि अभिकर्मक लेते हैं तो अभिकर्मक में आस में होने की दर, मतलब कि उत्पाद की मात्रा में होने वाली कमी की दर, तो R की अभिकर्मक की सांद्रता में कमी बटे समय, क्योंकि जो कमी हो रही है वो समय के अनुसार ही लेनी पड़ेगी ना, तो ही वेग मिलेगा ना। वेग का सूत्र क्या है? वैसे अगर फिजिक्स में बात करें तो दूरी बटे समय होता है वेग का सूत्र। तो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं? सांद्रता लेंगे, मात्रा लेंगे, है ना। मात्रा को कैसे बताएंगे? सांद्रता। और अभिकर्मक की सांद्रता में हमेशा क्या होता है? रासायनिक प्रक्रिया के दौरान कमी होती है, और रासायनिक प्रक्रिया के दौरान उत्पाद की सांद्रता में हमेशा क्या होता है? वृद्धि होती है। तो अगर R की सांद्रता में कमी समय के हिसाब से हुई तो फिर उत्पाद के लिए क्या बोलेंगे हम लोग? तो P में मतलब कि उत्पाद में वृद्धि की दर,
तो उत्पाद में वृद्धि की दर कैसे होगी? सूत्र क्या होगा कि उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटे समय। चलो हिंदी में तो हम लोगों ने इसको लिख दिया, अब इसके लिए क्या करेंगे? अभिकर्मक की सांद्रता में कमी, तो अभिकर्मक की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन और उसमें कमी माइनस समय, तो समय में होने वाला परिवर्तन। उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि, तो उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन वृद्धि अर्थात प्लस बटे में समय में होने वाला परिवर्तन। ठीक है ना? तो हम लोग जो है इस तरह से बता सकते हैं। ठीक है, चलो अब इसको आगे थोड़ा और जो है पढ़ते हैं। इस सूत्र को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? देखो, अभिकर्मक की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन माइनस, तो हम लोग इसके लिए क्या लिखेंगे पता है? डेल्टा। डेल्टा मतलब अंतर है। डेल्टा मतलब क्या है? अंतर है। तो वो अंतर कैसा है कि अंतिम माइनस प्रारंभिक। ठीक है ना? अब आगे माइनस है इसीलिए हमको बड़ा कोष्ठक भी करना पड़ेगा। और समय में होने वाला परिवर्तन कैसे लिखेंगे? T2 माइनस T1। तो उसी तरह से प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? उत्पाद के लिए तो प्लस, तो अंतिम उत्पाद की अंतिम सांद्रता माइनस उत्पाद की प्रारंभिक सांद्रता, आगे प्लस है इसलिए बड़ा कोष्ठक नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा। अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। अंतर देखो हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल, अंतिम माइनस प्रारंभिक ही होता है। 2 माइनस 1 ही देखने को मिलता है। अब इसको जो है हम लोग एक आलेख से भी समझा सकते हैं। चलो अब हम लोग इसको आलेख से कैसे समझाएंगे? मैंने आप लोगों को 11th में साम्यावस्था में एक आलेख चलाया था, छोटा सा बता देता हूँ कि ये समय है जो यहाँ पर बढ़ता है और ये सांद्रता है जो अभिकर्मक और उत्पाद दोनों की है। शुरुआत में सिर्फ हमारे पास अभिकर्मक ही होता है और शुरुआत में हमारे पास उत्पाद होता नहीं है, इसलिए ये 0 होता है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है अभिकर्मक की सांद्रता में कमी आती है, उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि होती है। और आगे समय बढ़ने के बाद अभिकर्मक की सांद्रता और कम हो जाएगी, उत्पाद की सांद्रता और बढ़ती जाएगी। और आगे बढ़ते जाएंगे तो इसी तरह से होगा। एक ऐसा वक्त आएगा अब दोनों की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अभिकर्मक की सांद्रता कम नहीं होती है, उत्पाद की सांद्रता बढ़ती नहीं है। दोनों की सांद्रताओं में अब कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो स्थिर हो जाते हैं। तो इस समय पर वो साम्य अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है ना? तब इस आलेख को हम लोग अपने हिसाब से यहाँ पर 12th में कैसे बताना है? तो 12th में यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ। बड़े 2 आलेख हैं। पहले मैं आपको अभिकर्मक की सांद्रता विरुद्ध समय, अभिकर्मक की सांद्रता विरुद्ध समय में हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। देखो अभिकर्मक पहले शुरुआत में महत्तम होता है, समय के साथ उसकी सांद्रता में क्या आती है? कमी आती। ठीक है ना? ये कमी हो गई। लेकिन उस दौरान हम लोगों को वेग चेक करना है। उस दौरान हम लोग वेग कैसे चेक करेंगे? प्रारंभिक होना चाहिए, अंतिम होना चाहिए, प्रारंभिक समय और अंतिम समय होना चाहिए। प्रारंभिक अभिकर्मक की सांद्रता और अंतिम अभिकर्मक की सांद्रता कैसे मिलेगी? तो ये है अभिकर्मक और ये है उसकी सांद्रता। मानो कि हम लोग यहाँ पर चेक करना चाहते हैं इस जगह के लिए प्रारंभिक हम लोग सांद्रता चेक करना चाहते हैं। तो अगर इसको मैं ऐसे बना दूँ और इसको ऐसे बना दूँ, मानो कि इस समय पर इस समय पर मतलब पहले प्रारंभिक समय पर, इस समय पर यहाँ पर अभिकर्मक की सांद्रता क्या होगी? तो इसको आगे खींचेंगे तो ये अभिकर्मक की सांद्रता देगा 1। ठीक है ना? इस वक्त पर
समय हो गया T2, अब ये अंतिम हो गया T2, तो उसके लिए अभिकर्मक की सांद्रता क्या होगी? तो ये हो गया अभिकर्मक की सांद्रता। तो प्रारंभिक समय पर प्रारंभिक अभिकर्मक की सांद्रता, अंतिम समय पर अंतिम अभिकर्मक की सांद्रता हम लोगों को मिल गई है। तो उसका वेग कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर जो वेग होगा ना, वेग को हम लोग वैसे वेलोसिटी कहते हैं, लेकिन रासायनिक प्रक्रिया के लिए हम लोग रासायनिक प्रक्रिया की दर कहते हैं। रासायनिक प्रक्रिया की दर अर्थात इसको इंग्लिश में कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। और रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग v वेलोसिटी से नहीं बताएंगे, r से बताएंगे। तो फिर वो r एवरेज क्या होगा? क्योंकि हम लोग सभी के लिए नहीं ज्ञात कर सकते, हम लोगों को 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 20 तक जो है हम लोगों को अभिक्रिया वेग बार बार निकालना पड़ेगा, तब जाके हम लोगों को जो है उसका औसत प्राप्त होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर तुरंत तो वेग नहीं मिलेगा, तुरंत हम लोग रासायनिक प्रक्रिया की दर ज्ञात नहीं कर सकते, अभिक्रिया की वेग तुरंत ज्ञात नहीं कर सकते। 5, 6, 7, 8, 20 जितने हम लोग प्रयोग करेंगे तब हम लोगों को मिलेगा, फिर उसका औसत निकालना पड़ेगा। तो फिर ये है अभिक्रिया का वेग औसत, एवरेज। तो उसमें होने वाला परिवर्तन, तो अभिकर्मकों की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन समय के साथ में माइनस में होगा। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे? ठीक है, उसको ऐसा लिखा जाएगा, अंतिम अभिकर्मक की सांद्रता माइनस प्रारंभिक अभिकर्मक की सांद्रता बटे अंतिम समय माइनस प्रारंभिक समय। R2 और R1 कहाँ से आएगा? तो जो ये R2 का वैल्यू है वही लिखना है, और R1 का जो वैल्यू है वही लिखना पड़ता है। T2 का यहाँ और T1 का यहाँ जो वैल्यू होगा, जो आप लोगों ने आलेख बनाया होगा, वो हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना? अब उनके अंतर कैसे मिलेंगे? तो उनको अंतर ऐसे मिलेंगे ना, T2 माइनस T1 कर दो तो डेल्टा T मिल जाएगा, है कि नहीं? और अगर हम लोग इसके अंतर निकालना चाहें तो इसका अंतर ऐसे मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक का। तो यहाँ का जो वैल्यू होगा इसमें से ये वैल्यू माइनस कर देंगे तो इतना अंतर मिल जाएगा। तो ये इतना अंतर और ये इतना अंतर, दोनों का जो है हम लोग अनुपात निकालेंगे, हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। बोलो समझ में आया? ठीक है। तो उत्पाद के लिए भी हम लोग इसी तरह से ही कर सकते हैं। तो उत्पाद के लिए क्या करेंगे हम लोग? एक और ग्राफ बना लेते हैं। समय के साथ उत्पाद की सांद्रता। ठीक है, उत्पाद तो पहले होता ही नहीं है, उसकी सांद्रता जो है जो हम लोगों को उसमें वृद्धि देखने को मिलती है। तो हम लोग क्या करेंगे? कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे। मानो कि ये 2 पॉइंट मैंने सिलेक्ट कर दिए। अब इसके लिए प्रारंभिक समय T1 होगा, तो प्रारंभिक सांद्रता P1 होगी। इसके लिए समय अंतिम T2 होगा, इसके लिए अंतिम सांद्रता P2 होगी। बोलो समझ में आया? अब इन दोनों के बीच का ये क्या हो गया? समय में होने वाला परिवर्तन अंतर हो गया, और ये इन दोनों के बीच का क्या हो जाएगा? डेल्टा P। ये इन दोनों के बीच का अंतर। बोलो समझ में आया? यहाँ पर और यहाँ पर होगा तो ये इतना हो जाएगा डेल्टा P। ठीक है ना? तो इस तरह से भी हम लोगों को जो है वो मिलता है। तो अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें तो ये होगा प्लस अभिकर्मक की सांद्रता में होने वाला उत्पाद की सांद्रता में होने वाला परिवर्तन समय के साथ में। ठीक है, प्लस तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? P2 माइनस P1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ठीक है। पिछले वाले वीडियो मैंने बहुत लंबे बनाए थे, लेकिन उन सभी में माइक्रोफोन की डिफेक्ट की वजह से जो है ये मुझे वीडियो फिर से बनाने पड़ रहे हैं। चलो, अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने जो ये अभिक्रिया वेग का जो सूत्र बनाया है वो भी फुल एंड फाइनल तो नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये सबके लिए लागू नहीं होता है, लेकिन उसके लिए इकाइयाँ तो सेम ही रहेंगी। तो अभिक्रिया के वेग की इकाइयाँ देख लेते हैं। अभिक्रिया की वेग की इकाई क्या होगी? तो सीधा सिंपल है, अभिक्रिया की वेग की जो है वो अगर हम लोग इस तरह से लिखें, अगर हम लोग अभिकर्मक के लिए लिखें तो ऐसा सूत्र है, अथवा की बात हो रही है, ठीक है ना, इसलिए इक्वल लिख रहे हैं। तो उत्पाद की सांद्रता में समय के साथ होने वाला परिवर्तन। तो हम लोग वेग जो होता है ना, या तो इसके लिए लेते हैं, यदि इसके वैल्यू नहीं हो तो इसके लिए लेते हैं, लेकिन दोनों होते हैं समान, इकाई भी समान ही होती है। चलो, इकाई समान होती है वो कैसे मिलेगा? देखो, ऊपर जो हम लोगों ने ये कोष्टक बनाया वो सांद्रता है, और सांद्रता हम लोग मोलारिटी में लेंगे। इस तरह से उसका हो जाएगा मोल पर लीटर, और ये जो समय है, समय जो है सेकेंड में लिया जाएगा। तो अगर पूरा इकाई निकालें तो क्या होगा? तो मोल
लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो ये है अभिक्रिया वेग की इकाई। बोलो समझ में आया? ठीक है। तो ये वीडियो जो है वो स्टोरेज स्पेस के हिसाब से जो है 2 भागों में बट गया है, इसलिए इसको पार्ट 1 और पार्ट 2 के हिसाब से जो है वो मैं रख दूँगा। ठीक है। अब ये अभिक्रिया का वेग जो है ना, ये अभिक्रिया का वेग यहाँ पर ये सारी प्रक्रियाओं के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है। अब आप लोग टेक्स्ट बुक देखोगे ना, टेक्स्ट बुक में एक चीज़ दी गई है, ताक्षणिक वेग। अब ये ताक्षणिक वेग क्या है? तो दोनों का सूत्र एक ही है, लेकिन ताक्षणिक वेग क्या होता है कि वो तुरंत उसी समय माना गया जो है वो वेग होता है, ताक्षणिक वेग होता है। तो इसीलिए समय के किसी क्षण पर वेग व्यक्त करना हो, तो अगर मानो कि हम लोग इसको एवरेज की जगह उसी वक्त अगर रासायनिक वेग ज्ञात करना, उसी वक्त की बात है। जैसे आप लोग 0 से 100 किलोमीटर दूरी तक के लिए जो आप लोग सफ़र करना चाहते हो, तो वो पूरा रासायनिक प्रक्रिया का वेग जो है ना वो एवरेज में माना जाएगा, क्योंकि बम्प आएंगे, खड्डे आएंगे, खुला रोड होगा, ट्रैफिक होगा। ठीक है ना। तो वो वेग बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा, तो वो एवरेज निकलेगा। लेकिन आप लोगों को मानो कि 10 मिनट के बाद परफेक्ट चाहिए, तो 10 मिनट के बाद परफेक्ट चाहिए, तो उसको हम लोग ताक्षणिक वेग कहते हैं। ठीक है ना, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इंस्टेंटेनियस। तो ताक्षणिक वेग इंस्टेंटेनियस क्या होगा? तो यहाँ पर हम लोग जहाँ जहाँ डेल्टा है वहाँ डी कर देते हैं, तो वो विकलन वाला हो जाता है। ठीक है ना, समाकलन और अवकलन, हाँ अवकलन हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग जहाँ डेल्टा होगा वहाँ पर क्या कर देंगे? अवकलन कर देंगे। बोलो समझ में आया? ठीक है। चलो, तो ये इतना हो गया है। अब इस आगे जो है मैं नेक्स्ट 4.1 उदाहरण चलाऊँगा, वो नेक्स्ट वीडियो में।